हम बात करते हैं बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर एक बुक चलती है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के सिद्धांत। सबसे पहले बात करते हैं प्रबंध होता क्या है। प्रबंध को इंग्लिश में मैनेजमेंट बोला जाता है। और मैनेजमेंट क्या है, तो प्रबंध जो वर्ड है वो दो शब्दों को मिलाकर बना है। एक वर्ड है प्र और एक वर्ड है बंध। प्र का मतलब हो गया पर्सन, इंग्लिश के अंदर प्र से बनता है पर्सन। और बंध को हम बोलते हैं ग्रुप, यानी जहाँ पर व्यक्तियों के ग्रुप की बात होती है, यानी उसी को हम क्या बोल सकते हैं, प्रबंध बोल सकते हैं। कहने का मतलब मूरे ने कहा था कि दूसरों से वर्क करवाने की जो कला होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रबंध बोलते हैं। तो आइए बात करते हैं प्रबंध होता क्या है और प्रबंध को कैसे समझा जाता है। आज पूरे विश्व के अंदर प्रबंध की बहुत आवश्यकता होती है, क्योंकि इसी के हिसाब पर व्यावसायिक और आर्थिक क्रियाएं निर्भर करती है। इसीलिए हर विश्व के जितने भी देश हैं उन सभी देशों को प्रबंध का महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रबंध वहाँ पर। और प्रबंध को अच्छे से समझना ज़रूरी है, क्योंकि आज तक प्रबंध के अलग अलग जो धारणाएं हैं उसके अकॉर्डिंग इसका जो वर्ड है वो अलग अलग मीनिंग निकाले गए हैं। तो प्रबंध का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है, उनके बारे में अपन जानते हैं। तो प्रबंध के अर्थ की अलग अलग धारणाएं होने से प्रबंध को हम 5 भागों में बांटकर इसके अर्थ को समझ सकते हैं। जैसे पहले भाग की बात करें तो संसाधनों का अधिकतम उपयोग, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, संसाधनों के अधिकतम उपयोग का मतलब क्या होता है कि हमारे पास में जो रिसोर्सेज हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे यूज़ कर सकें हम, और उन्हीं यूजेस के थ्रू प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और रिसोर्सेज जितने कम जो हमारे पास में उपलब्ध हैं उन्हीं रिसोर्सेज को जितना मैक्सिमम यूज़ करेंगे तो हमारा जो खर्चा है वो भी क्या आएगा, कम आएगा। तो इसी को कहा जाता है प्रबंध। सेकंड, अगर अवधारणा की बात करूं तो प्रबंध दूसरों से कार्य कराने की योग्यता है। प्रबंध के अंदर कभी भी एक व्यक्ति खुद काम नहीं करता, वो दूसरों से वर्क करवाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो उनके अंदर जो हेड होते हैं वो हेड क्या करते हैं, अपने जो नीचे सुपरविज़न करने वाले बंदे होते हैं उनसे वर्क करवाते हैं। सुपरवाइज़र जो अधीनस्थ होते हैं या एम्प्लॉय होते हैं उनसे वर्क करवाते हैं। जैसे बैंक मैनेजर है तो बैंक मैनेजर पैसे जमा नहीं करता है, वो किसी दूसरे से वर्क करवाता है, किसी दूसरे से पैसे दिलवाता है। लोन का काम कोई और करता है, मैनेजर इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है, डायरेक्टिंग करने का काम करता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि प्रबंध क्या है, दूसरों से कार्य करवाने की योग्यता है। इसी तरीके से थर्ड पॉइंट की हम बात करें तो प्रबंध निर्णय निर्माण की प्रक्रिया है। निर्णय निर्माण का मतलब क्या होता है कि डिसीजन लेना है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है। क्योंकि प्रबंध के अंदर अब जैसे किसी प्रकार का बैंक है, अभी एग्जाम्पल मैंने आपको बैंक का दिया, तो कोई डिसीजन लेना है तो कैशियर नहीं ले सकता किसी प्रकार का डिसीजन। डिसीजन लेने का काम किसका होगा, जो उच्च अधिकारी होंगे, जैसे मैनेजर है तो उसका काम होगा। तो प्रबंध क्या कहता है, डिसीजन लेने की एक प्रोसेस है। फिर फोर्थ पॉइंट की बात करें, चौथे पॉइंट की, तो मानव विकास के रूप में भी प्रबंध को जाना जाता है। जहाँ जहाँ प्रबंध ने अपना कदम रखा है वहाँ पर मानव जाति का विकास हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आदिकाल में जो मनुष्य था जंगलों में रहता था, धीरे धीरे शिक्षा बढ़ने लगी, मैनेजमेंट के बारे में जानने लगा, तो आज उसकी जो जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है, वो पूरी तरीके से क्या हो गई, चेंज हो गई। तो प्रबंध जो है मानव विकास के रूप में काम आता है। पांचवी बात करूं मैं, पांचवें पॉइंट की, तो प्रबंध एक तंत्र के रूप में है। तंत्र का मतलब कि प्रबंध जो है वो एक प्रक्रिया या एक सिस्टम के रूप में जाना जाता है, प्रोसेस के रूप में जाना जाता है। कैसे, हमारे पास में जो संसाधन है उन संसाधन के बेस पे हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, नियोजन करते हैं। और नियोजन करने के बाद हमारे को संगठन की आवश्यकता पड़ती है, तो संगठन का निर्माण करते हैं। संगठन में जिन लोगों को जो जो वर्क देने हैं तो उनके लिए हम नियुक्ति करते हैं उनकी, और नियुक्ति करने के बाद उनको हम निर्देशन देते हैं कि आपको ये काम करना है। और निर्देशन देने के बाद में हमारे को ज़रूरी है कि उनका नियंत्रण जरूर रखें। अगर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो हमारे को ये भी नहीं पता चलेगा कि निर्देशन के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा। और फिर उसके बाद हमारे को क्या मिलता है, परिणाम मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में है। प्रक्रिया का मतलब प्रबंध में 5 वर्ग पहले ही किए जाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने जानते हो कि नियोजन, संगठन, नियुक्तिकरण, निर्देशन और नियंत्रण, इस तरीके से वर्क किए जाते हैं। और इन्हीं के बिहाफ पर प्रबंध का फंक्शन चलता है, प्रोसेस चलती है। तो आप सब ने जाना होगा कि प्रबंध जो है अलग अलग अर्थों में, अलग अलग रूपों में समझा जा सकता है।
हम बात करें प्रबंध की जो यूनिवर्सल परिभाषाएं हैं जो पूरे विश्व के अंदर ज़्यादातर यूज़ में ली जाती है, उपयोग में ली जाती है, उनकी बात करें तो सबसे पहली परिभाषा अगर बात करें मेरी पार्कर फोलेट के अनुसार, तो मेरी पार्कर फोलेट ने क्या कहा? मेरी पार्कर फोलेट ने कहा कि प्रबंध जो है दूसरों से कार्य करवाने की कला है, यानी अन्य व्यक्तियों से कार्य करवाने की कला को क्या बोला जाता है? प्रबंध बोला जाता है। इसी तरीके से हम बात करें सेकंड डेफिनेशंस की, तो यहाँ अगर अपन बात करें तो गुलियक ने भी ऐसी ही डेफिनेशन दी कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, यानी जो संस्था का जो गोल होता है उन गोल को प्राप्त करने के लिए मानवीय और भौतिक संसाधन जो हमारे पास में ह्यूमन रिसोर्सेज जो एम्प्लॉय वगैरह है और भौतिक संसाधन जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनका मैक्सिमम यूज़ करा जाए, प्रभावकारी उपयोग किया जाए, इफेक्टिव यूजेस करें और इफेक्टिव यूजेस के थ्रू हम क्या कर सकें? मैनेजमेंट कर सकें। तो उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट बोला जाता है। इसी तरीके से रॉस मूरे की बात करें तो रॉस मूरे ने भी कहा था कि प्रबंध का तात्पर्य निर्णय लेना है। प्रबंध का तात्पर्य क्या है? निर्णय लेना है, यानी डिसीजन को लेना है, यानी टेकिंग द डिसीजन इज कॉल्ड मैनेजमेंट, में उसी को मैनेजमेंट बोला जाता है। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ आप डेफिनेशंस देख रहे हैं कि अलग अलग राइटर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है मैनेजमेंट की। इन सब डेफिनेशंस से एक ही पता चलता है कि मैनेजमेंट का सिंपल सा अर्थ है किसी भी प्रकार का किसी कार्य को व्यवस्थित करना। मैनेजमेंट हमेशा व्यक्तियों का, वस्तुओं वगैरह का किया जाता है, व्यक्तियों का नहीं किया जाता है। विकास जो होता है वो किसका होता है? व्यक्तियों का होता है, वस्तुओं का विकास नहीं होता। मैनेजमेंट के द्वारा किसका विकास होगा? व्यक्तियों का विकास होता है। अब बात करते हैं प्रबंध की विशेषताएं। प्रबंध की विशेषताएं क्या होती है? तो जैसा कि आप सबने जाना कि यहाँ पर प्रबंध की विशेषताओं के बारे में नॉर्मली अगर मैं बात करूँ तो प्रबंध की विशेषताएं क्या है? तो प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है, हर व्यक्ति प्रबंध नहीं कर सकता है। प्रबंध को करने के लिए प्रबंध का जानकार होना जरूरी है। तो एक विशिष्ट कार्य है, स्पेशल फंक्शन है और उसी स्पेशल फंक्शन के अकॉर्डिंग व्यक्ति वर्क कर सकता है। आज अगर मैं बात करूं कि मेरे को कोई कह दे कि आपको ट्रक चलाना है, तो अब ट्रक चलाने के लिए ट्रक का मैनेजमेंट मेरे को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो मैं ट्रक नहीं चला सकता हूं। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करने के लिए हमारे को क्या होना चाहिए? उस कार्य की नॉलेज होनी जरूरी है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। हर व्यक्ति हर कार्य करने में सक्षम नहीं होता, उसे उस कार्य को करने के लिए पहले क्या करना पड़ता है? प्रशिक्षण लेना पड़ता है, ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उसके अंदर दक्ष बनता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। फिर बात करें तो प्रबंध एक मानवीय कार्य है। मैनेजमेंट जो किया जाता है वो हमेशा मनुष्य के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जिसमें सोचने समझने की क्षमता होती है। और जो बंदा सोचने समझने की क्षमता रखता है वो ही अच्छी प्लानिंग कर सकता है। आज अगर अपन बात करें कि मैनेजमेंट का काम रोबोट कर सकता है, तो रोबोट के अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं होती है, क्योंकि वो जो इंस्ट्रक्शन उसको दिए जाते हैं, जो उसको बताया जाता है कि ये काम करना है, केवल वही कार्य कर सकता है, अन्यथा कोई अदर वर्क नहीं कर सकता। इसलिए कहा जाता है कि मानवीय कार्य है। फिर उसके बाद बात करूँ बौद्धिक क्रिया है। मैनेजमेंट करने के लिए आपको अपने माइंड को यूज़ करना पड़ता है, दिमाग को उपयोग में लेना पड़ता है। इसलिए मैनेजमेंट क्या होता है? बौद्धिक क्रिया होती है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस होती है। इसी तरीके से बात करें कि उद्देश्यपूर्ण कार्य है, उद्देश्यपूर्ण क्रिया है, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के किसी भी प्रकार का प्रबंध नहीं किया जा सकता। प्रबंध करने के लिए हमारे को सबसे पहले उद्देश्य का निर्धारण जरूर करना पड़ेगा। कोई ना कोई उद्देश्य होगा तभी आप कोई कार्य करेंगे और उस कार्य के लिए ही आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर अपन बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट की, तो सार्वभौमिक क्रिया है। सार्वभौमिक क्रिया का मतलब यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी सभी जगह पर प्रबंध को क्या किया जाता है? यूज में लिया जाता है। यूज कि आज स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, हॉस्पिटल के अंदर, सभी जगह पे क्या किया जाता है? प्रबंध को यूज में, उपयोग में लिया जाता है। इसीलिए प्रबंध क्या है? सार्वभौमिक है। भारत में भी यूज में लिया जाता है, अमेरिका में भी यूज में लिया जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रबंध क्या है? सार्वभौमिक है। ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पे प्रबंध को यूज में नहीं लिया जाता हो। फिर हम बात करें कि प्रबंध एक प्रक्रिया के रूप में है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रबंध एक तंत्र या प्रक्रिया के रूप में है, क्योंकि यहाँ पे पहला वर्ग क्या किया जाता है? नियोजन, फिर संगठन, फिर नियुक्तिकरण, फिर निर्देशन और फिर नियंत्रण किया जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप और इसी ऑर्डर में ही इनको फॉलो किया जाता है। सबसे पहले किसी कार्य को करने के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, फिर उस कार्य के लिए जो वे आवश्यक रिसोर्सेज होते हैं उनका संगठन करना पड़ता है, फिर व्यक्तियों की नियुक्तिकरण, फिर उनका निर्देशन करना पड़ता है और फिर उनका कंट्रोलिंग करना जरूरी है, क्योंकि कंट्रोलिंग करेंगे तो ही हमारे को सही रिजल्ट का पता चल पाएगा कि रिजल्ट गोल ओरिएंटेड है या नहीं है। उसके बाद में अगर बात करूं तो प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है। अदृश्य शक्ति मतलब इंटेंजिबल फोर्स है। प्रबंध दिखाई नहीं देता है, वर्क होने के बाद में महसूस किया जाता है कि ये मैनेजमेंट होने के कारण ही इतना अच्छी तरीके से वर्क हो पाया।
जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका कभी ना कभी किसी बड़े फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने का काम पड़ा होगा, तो आपने देखा होगा कि वो धीरे धीरे आपने जिस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया है वो कम्प्लीटली आपको गोल ओरिएंटेड मिल जाता है, यानी जो रिजल्ट आपको चाहिए था वो रिजल्ट आपको मिल जाता है। लेकिन प्रबंध कहीं पर फिजिकली तौर पर आपको उपस्थित दिखाई नहीं देता है, केवल उसको महसूस किया जाता है कि प्रबंध है वो। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं तो संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अपने पास में जो भी रिसोर्सेज होते हैं उन रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से यूज़ किया जाएगा उसी को हम प्रबंध बोलते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति के पास में हर प्रकार के रिसोर्सेज होना उपलब्ध नहीं है। किसी के पास में पैसे की कमी होती है, किसी के पास में ज्ञान की कमी होती है, किसी के पास में कुछ संसाधनों की कमी होती है, किसी के पास में ट्रांसपोर्टेशन की कमी होती है, फिर भी वो अपना वर्क इफेक्टली और इफिशियंटली कर लेते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं कि प्रबंध जो है वो संसाधनों का मैक्सिमम उपयोग करने के रूप में भी जाना जाता है। फिर हम बात करें कि कला और विज्ञान, प्रबंध को कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कला का मतलब क्या होता है? कला का मतलब होता है सृजनात्मक ज्ञान, जो आपने किसी को देखकर सीखा है और आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? कला। तो प्रबंध भी एक कला है, क्योंकि प्रबंध के अंदर भी मोस्टली ऐसे ही वर्क किए जाते हैं जिसमें लोग दूसरे को देखकर या उनसे इंस्पायर होकर या उनसे सीख कर किसी प्रकार का वर्क करते हैं। और विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान को हम, जैसा कि आप सब डेफिनेशन जानते हैं, कि प्रकृति का क्रमबद्ध अध्ययन, यानी विज्ञान के अंदर एक सिस्टमेटिक मैनर में डिसाइड किया जाता है। प्रिंसिपल्स होते हैं साइंस के खुद के, और उन प्रिंसिपल्स को ही फॉलो करना कंपलसरी होता है। तो उसी तरीके से मैनेजमेंट ने भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हेनरी फेयोल ने प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के, या टेलर ने प्रिंसिपल दिए थे मैनेजमेंट के। तो इन सब प्रिंसिपल्स के बेस पर ही मैनेजमेंट के डिसीजंस वगैरह, आगे की प्रोसेस वगैरह डिसाइड की जाती है। फिर अपन बात करें कि प्रबंध जो है निर्णय निर्माण यानी निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो निर्णय लेने की प्रक्रिया का मतलब यह है कि प्रबंध के अंदर डिसीजन लिया जाता है। जैसा कि मैंने बताया आपको क्या प्लानिंग करनी है, तो प्लानिंग में भी बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं अपने पास में कि ये वर्क ऐसे हो सकता है, ये वर्क ऐसे हो सकता है। तो बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमारे को क्या करना होता है? डिसीजन लेना ही पड़ता है। या किसी एम्प्लॉय को हटाना है, किसी एम्प्लॉय को रखना है, ये सब प्रक्रिया प्रबंधक को क्या करनी पड़ती है? डिसीजन लेने पड़ते हैं। हर कदम पर उसे किसी ना किसी प्रकार का डिसीजन लेना पड़ता है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रबंध क्या है और प्रबंध का आज विश्व के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस जिस तरीके से आज पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो वहाँ अलग अलग देश की अलग अलग सरकारें क्या कर रही है? प्रबंध ही तो कर रही है इस वायरस से निपटने के लिए।